हेलो दोस्तों, जीनियस रेज कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 9, 10th, 11th, 12th में बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले परमाणु की संरचना और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर आप सबको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इस भाग को हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और ये दीर्घवृत्ताकार होती हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, इतना आपको पहले से भी छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बीच में नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। इसमें हम लगातार परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को भी देख सकते हैं। जैसे यदि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक लें, परमाणु क्रमांक या इसको हम परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। परमाणु संख्या, इंग्लिश में इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। वास्तव में जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, बाहर कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अर्थात यदि किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे पता करते हैं? उसमें जितने प्रोटॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन है वो होता है उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अब यदि हम परमाणु भार की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या में यदि न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए, प्रोटॉन की संख्या में यदि न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो जो योगफल आएगा उसको बोलेंगे परमाणु भार। ठीक है, मतलब आपके समझ में आया कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु भार कहते हैं। इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये हुआ। यदि अब किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखा हो और उससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे अगर 11 है सोडियम 23, हमेशा परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। इस तरह से परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, तो हमको ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर ये परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, अर्थात हो गया 11। प्रोटॉन बराबर 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं और दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बराबर 11 और प्रोटॉन बराबर 11 हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं अभी हमको नहीं मालूम। परमाणु भार कितना है, ऊपर कितना लिखा हुआ है? 23। अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे? अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 23 ऋण 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ गया 12। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या पता चल गई हमें 12। अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन पता नहीं है, परमाणु भार हमको ज्ञात है 23। तो न्यूट्रॉनों की संख्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर आ जाएगा 12। या सीधा सीधा अगर बोले परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए 23 में से 11 को घटा दिए आ गया 12। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक ही होगी, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक ही होगा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? परमाणु भार ऋण परमाणु क्रमांक। जितना परमाणु भार है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। इसके बाद हम इसकी संरचना में चलते हैं। इसकी बाह्य संरचना तो ऐसे समझा दिया जाता है, लेकिन आंतरिक संरचना में इसके बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे ये अब हम इसमें देख लेते हैं। ये परमाणु की विस्तृत संरचना बताई गई है। बीच में ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार ये कक्षाएं होती हैं, चारों तरफ
इनका नाम हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अथवा KLMNOPQ, इस तरह से इनके नाम होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के एक घर का नाम रख लेते हैं हम और एक स्कूल का नाम रख लेते हैं, दो दो नाम होते हैं। स्कूल में उसे कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं। इस तरह से मान लीजिए कक्षा के भी दो नाम हो गए, कक्षाएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 या KLMNOPQR, इस तरह से नाम होता है। ठीक है, अभी तक जितने परमाणु तत्वों की खोज हुई है वो 7 कक्षाओं में उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, इसलिए हम 7 कक्षाओं तक ही यहाँ पर दर्शाए हैं। अगर आगे की कक्षाएं ली जाए तो 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं, या KLMNOPQRST ऐसे नाम दे सकते हैं। ये बात समझ में आई। बीच में हो गया नाभिक, न्यूक्लियस, और ये हो गई कक्षाएं। कक्षाओं का नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 या KLMNOPQR। ठीक है, अब इसके बाद बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहली कक्षा है, जैसा कि लिखा है इसमें एक, तो इसमें एक ही उप कक्षा होगी। कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है। जैसे आप समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर, ऐसे ही ऑर्बिट के अंदर छोटी सब ऑर्बिट। ठीक है, तो इस तरह से कक्षा के अंदर, अब कक्षाओं के नाम भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे। कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल। ठीक है, कई तरह से नाम बोल सकते हैं इनके। अब उपकक्षाएं, कक्षा के अंदर उपकक्षा होगी, इनका नाम जैसे यहाँ पे उपकक्षा भी कह सकते हैं, उपकोष भी कह सकते हैं, उप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में सब ऑर्बिट, सब सेल या सब एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके कई नाम मिलते हैं। अब इसके बाद ये कौन कौन सी उपकक्षाएं होती हैं, इसमें एक लिखा है तो एक उपकक्षा है केवल S, इसमें 2 लिखा हुआ है तो 2 उपकक्षा है S और P, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 उपकक्षाएं हैं SPD, और इसमें 4 लिखा हुआ है तो 4 उपकक्षाएं हैं SPDF। अगर हम 5वीं नंबर कक्षा में जाएंगे तो उसमें भी SPDF ही उपकक्षा होगी, 6वें नंबर में भी SPDF ही होगी, मतलब SPDF के आगे उपकक्षाएं नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम S, SP, SPD, SPDF इस तरह से उपकक्षाएं बोल देते हैं। कक्षा के अंदर क्या हो गई, उपकक्षा, ठीक, जिनका नाम हो गया SPDF। अब उसके अंदर और चलते हैं। यहाँ पर S उपकक्षा है, S उपकक्षा में एक भाग दिखाई दे रहा है, P में 3 दिखाई दे रहे हैं, D में 5 और F में 7 भाग दिखाई दे रहे हैं। इन अलग अलग भागों को कहते हैं कक्षक या ऑर्बिटल। इंग्लिश में हम ऑर्बिटल बोल देते हैं, हिंदी में क्या कह देते हैं, कक्षक। तो इस तरह से S वाली उपकक्षा में कितने कक्षक हैं, केवल एक। P वाली उपकक्षा में कितने कक्षक हैं, 3। D वाली उपकक्षा में कितने कक्षक हो गए, 5। और F वाली उपकक्षा में कितने कक्षक हो गए, टोटल 7। ठीक, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया कि पहले कक्षा हो गई, कक्षा के अंदर उपकक्षा हो गई, उपकक्षा के अंदर कक्षक हो गए। कक्षक 1 3 5 7 इस तरह से विषम संख्या में होते हैं। अब किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, तो S उपकक्षा में चूंकि एक ही कक्षक है इसलिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए 2। P उपकक्षा में 3 कक्षक हैं और प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, अर्थात तीनों कक्षक मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। D में एक कक्षक में 2 और 5 कक्षक है तो 5 दूना 10, और इसमें 7 है तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। अर्थात बात आपके समझ में आई कि कक्षा, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल कैसे, जैसे कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में देख सकते हैं ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सरल भाषा में अपने समझने के लिए, हमारा घर होता है, घर के अंदर कमरा होता है, कमरे के अंदर अलमारी होती है, अलमारी में हमारी पुस्तक रखी होती है या कोई भी सामान रखा होता है। तो यहाँ पर घर क्या हो गया, कक्षा, कमरा क्या हो गया, उपकक्षा, अलमारी क्या हो गई, कक्षक, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हमारी पुस्तक। समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर ये एक उदाहरण ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कक्षा, उपकक्षा, कक्षक इनमें क्या डिफरेंस है। मतलब कक्षा एक बड़ा भाग हो गया, उसके अंदर हो गई उपकक्षा उससे छोटा, उसके अंदर कक्षक हो गया उससे भी छोटा, और कक्षक के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये परमाणु की संरचना है। अब परमाणु की संरचना
इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परमाणु की संरचना की, इसी से पूरी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमने परमाणु की संरचना देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखते हैं ये देखेंगे। तो ये आपको इस तरह से मैंने अभी चित्र बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं केवल आउटलाइन बना देता हूं, क्योंकि डिटेल तो मैं समझा ही चुका हूं आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से, इसमें S, इसमें SP, इसमें SPD और इसमें SPDF, ये उपकक्षाएं हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और कह सकते हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉन तो हैं, एक का सिर देखिए ऊपर तरफ बना है, दूसरे का सिर नीचे तरफ बना है। जिसका सिर ऊपर तरफ रहता है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा, और जिसका सिर नीचे तरफ होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, वामवर्त दिशा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा अलग अलग होती है। दो इलेक्ट्रॉन पाए तो जाएंगे कक्षक में, लेकिन एक का चक्रण एक दिशा में, दूसरे का चक्रण विपरीत दिशा में होगा, मतलब इनका स्पिन अलग होता है। अर्थात अगर ऊपर तरफ सिर है इनका तो इनको बोल देते हैं हम प्लस हाफ, और नीचे तरफ सिर है तो क्या दर्शा देते हैं माइनस हाफ, मतलब धन 1/2 ऋण 1/2। एक चीज और, आगे आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वांटम संख्या के बारे में बताऊंगा, जिससे संबंधित पूरी डिटेल जानकारी और उससे संबंधित न्यूमेरिकल। आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक कोड वर्ड है जैसे SPDF, पहले ही मैं इसको बता देता हूँ कोड वर्ड। S को 0 से, P को 1 से, D को 2 से और F को 3 से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह 0 1 2 3 इनका कोड वर्ड होता है। SPDF का कोड वर्ड क्या हो गया 0 1 2 3, ठीक। 0 हो गया S का कोड, P का हो गया 1, D को हो गया 2 और F को हो गया 3। इस तरह से इनका ये कोड वर्ड होता है। अब यदि इनका फुल फॉर्म बात करें तो S को शार्प कहते हैं, P को प्रिंसिपल कहते हैं, D को डिफ्यूज्ड कहते हैं और F को फंडामेंटल कहते हैं, इंग्लिश में यदि नाम बोले तो। इसके बाद हम आपको बता रहे थे इस तरह से परमाणु, और परमाणु में बीच में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर S, इसमें S और P, इसमें SPD, इसमें SPD और F। अभी अभी आपको बताया गया है। ये पहली कक्षा हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ऐसे आगे भी हो सकती है 5 6, इस तरह से हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें पहली वाली कक्षा में कौन सी उपकक्षा है S, तो क्या लिख सकते हैं 1S। पहली वाली कक्षा में केवल एक ही उपकक्षा है S, तो क्या लिख देंगे 1S। दूसरी वाली कक्षा में कौन कौन सी उपकक्षाएं हैं S और P, तो क्या लिख सकते हैं दूसरी वाली में SP। फिर तीसरी वाली कक्षा में कितनी उपकक्षाएं 3, SP और D, तो क्या लिख देंगे 3SPD। और चौथी वाली कक्षा में 4 उपकक्षाएं हैं तो 4SPDF। इस तरह से लिख सकते हैं हम, 1 में S, 2 में SP, 3 में SPD और 4 में SPDF। अब इस तरह से अगर हम 1S 2S 2P, 2 के साथ S भी है 2 के साथ P भी है, तो लिख सकते हैं 2S 2P। इसके बाद 3S 3P 3D, 3 में क्या है 3S 3P 3D, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आ गया 4S। यहां तक अभी देखा जाएगा। इसके बाद इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाने के लिए फिर अफवाह के नियम का पालन करेंगे, अफवाह के नियम का पालन करेंगे, उसके आधार पर अभी आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी 4S तक हम गए। अब देखिए 1S 2S 2P 3S 3P, 4S को पहले लिख लेते हैं और 3D को बाद में, क्योंकि 4S की ऊर्जा कम होती है, 3D की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले में। तो इस तरह से हो गया 4S और 3D। ये हमारा फार्मूला आ गया, जिस फार्मूले द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए अभी आपको पता है S वाली उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, P वाले में अधिकतम कितने हो सकते हैं 6, D वाले में अधिकतम कितने हो सकते हैं 10 और F वाले में कितने हो सकते हैं 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हो सकती है। तो अब यहाँ अगर मान लीजिए किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि यहाँ पर 13 एल्यूमिनियम का लिखना है, तो आप इसी सूत्र में रखेंगे। तो S में 2 हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं, ये आपको मालूम है, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो 1S
के ऊपर लिख दिए 2, फिर 2s के ऊपर हो जाएंगे 2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, फिर 2p हो गया 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं p में अधिकतम 2p6, तो कितने हो गए 2 2 4 और 6 4 10 है, टोटल कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन 13। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद 2p के बाद क्या आया 3s, 3s में कितने हो गए 2, तो कितने हो गए 12, 2 2 4 6 4 10 और 2 12। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहे हैं, एक, और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 3p, और 3p के ऊपर क्या लिख देंगे 1। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो अंतिम उपकोष होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं उतने ही लिखने होते हैं, जरूरी नहीं होता है कि हम p में 6 ही लिखेंगे, लास्ट वाले उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतने ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर p में कितने बच रहे हैं, अब 12 तक तो भर गए थे, अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पर हम भर देंगे, क्या हो जाएगा 3p1। अब ऐसे ही किसी और का भी लिख सकते हैं, किसी और को उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए हम 17 क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं, तो इसी में भरेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 2 2 4 6 4 10 2 12। अब 17 में से कितने अभी बच रहे हैं, 12 भर गए, बचे कितने 5, तो अब इसके बाद 3p आएगा, और 3p में अभी गुंजाइश कितनी है इलेक्ट्रॉन भरने की 6, 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने भर दिया 5, और इस तरह से ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 30 तक यहाँ पर हम भर सकते हैं, इस सूत्र के साथ से 30 तक भर सकते हैं। इसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरना है, अफवाह का नियम और क्वांटम नंबर्स के द्वारा वो बताया जाएगा। तो अफवाह के नियम के आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया जाएगा, और अफवाह का नियम तब बताया जाएगा जब उसके पहले क्वांटम नंबर्स जानेंगे, तो क्वांटम नंबर्स के बारे में पहले जानकारी दी जाएगी और अफवाह के नियम के बारे में बाद में, ठीक है। तो क्वांटम नंबर उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स वगैरह उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, और इसके बाद अगला वीडियो होगा आपका अफवाह के नियम का, उसकी साथ से आप चाहे जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे तक लिख सकते हैं। अभी 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको सिखाया गया है, अर्थात मैंने इस वीडियो में आपको परमाणु, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया है, जिसका बेसिक ये चित्र ही है, चित्र ही सब कुछ बनता है। एक बार इसको फिर से देख सकते हैं, पहली वाली कक्षा में एक उपकक्षा S, दूसरी वाली में 2 उपकक्षा S और P, तीसरी वाली में 3 उपकक्षा SPD, चौथी वाली में SPDF। तो यहाँ पर हम SPDF से मतलब PDF से मतलब नहीं, केवल 4S तक ले लिए, और 1s 2s 2p 2 बार कर लिया, 3 में 3s 3p 3d लिख लिया, और 4s लिख लिया। अब क्या करेंगे, 4s को पहले लिख लेंगे, 3d को बाद में लिख लेंगे, तो ये हमारा फार्मूला मिल गया। अब ये हमको पता है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए 15 भरना है तो 15, 18 भरना तो 18, उस हिसाब से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सिखाया है, इसके आगे आपको अफवाह के नियम में परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा। यदि आपको ये चित्र और चित्र द्वारा ये सारी चीजें लिखना आसान लग रही हो, आसान समझ में आ गया हो, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आने वाले आगे जो वीडियो मेरे आपको मिलते रहे। धन्यवाद, बस।